as per Indian man is our border meeting. If we reach that point in मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि कोई तमाशा ना बने, और तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। नमस्कार, खुशामदीद। नजरिया एक जरिया के इस सेगमेंट में हम आज एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करेंगे। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अपनी सोच को बदलकर कोई रेडिकल आइडियाज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और अपने आइडिया को सही प्रूव करने के लिए वो आई रेडिकल आइडियाज़ में लूप होल्स ढूंढते रहते हैं, जैसे कि फ्लैट अर्थ बिलीवर्स या फेक मून लैंडिंग वाले। पर आज हम जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लाए हैं वो सबूतों से बैक तो नहीं है, पर कई इंस्टेंसेस या फैक्ट हैं जिसको आप जोड़ कर देखें तो सही लगता है। हम इस थ्योरी की 100% गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल थ्योरी है और जियोपॉलिटिक्स में बहुत गोपनीयता है, और फिर जियोपॉलिटिक्स में इंस्टेंसेस और फैक्ट्स को ही जोड़कर थ्योरी बनाई जाती है। ये बोलना ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि कल आप ये ना कहे कि हमने आपको गुमराह किया। ये बस एक थ्योरी है और आने वाले समय में ही पता चलेगा कि ये किस हद तक सही है। तो हमारे हिसाब से चाइना जानकर इंडियन सोल्जर्स को परेशान कर रहा है, हमारी ज़मीन हड़पने के लिए नहीं बल्कि कई और चीज़ों से भटकाने के लिए। क्या आपको पता है दुनिया में चाइना सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है? ये तो पता ही होगा, पर क्या आप ये जानते हैं कि चाइना कैसे इस लेवल तक पहुंचा? क्योंकि अगर हम देखें तो 1978 से पहले चाइना की स्थिति आज के पाकिस्तान से भी बदतर थी। वहाँ के लोग भुखमरी से मर रहे थे, देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। तब वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार ने ये डिसाइड किया कि एक नए इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत है, जहाँ चाइना विदेशी कंपनियों को अपने देश में निवेश करने का निमंत्रण देता है पर अपना मार्केट क्लोज रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि चाइना में बाहरी कंपनीज आकर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट कर सकती है, पर चाइना में इंपोर्ट होने वाला माल रेगुलेटेड होगा, यानी सरकार के देखरेख में होगा। इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के कारण कई अमेरिकन और बाकी के देशों की बड़ी कंपनियों ने यहाँ अपना प्रोडक्शन सेंटर लगाया। चाइना इनसे टैक्स भी लेता था और ये कंपनीज वहाँ के लोगों को सैलरी भी देती थी। बाकी स्टेट को मैक्सिमम लेवल पर सेल्फ सस्टेन रखने की कोशिश की गई। इससे इनका जीडीपी छप्पर फाड़कर बढ़ता गया। भारत में भी 30 साल पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया था, जहां हमने भी बाहरी कंपनियों को निमंत्रण दिया और इसका फ़ायदा हमें भी मिला। इस कारण से हम एशिया में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी और ग्लोबल लेवल पर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए और जल्दी ही चाइना को टक्कर देने लगेंगे। पर चाइना इतनी जल्दी इतना ऊपर आया कैसे? इसको समझने के लिए हमें कुछ बातें जानना ज़रूरी है। चाइना एक क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब यहाँ का पैसा बहुत ही कम मात्रा में बाहरी देशों तक जाता है। इसी के साथ यहाँ सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, जिस कारण से यहाँ की पॉलिसी ज़्यादातर स्थिर रहती है। इससे बड़ी कंपनीज को लॉबी करना आसान होता है। कम्युनिस्ट स्टेट में सारी ज़मीन सरकार के अंडर है, मतलब जब चाहे जहाँ चाहे कंपनी लगाई जा सकती है। अगर वहाँ लोग रहते हैं उनको हटना पड़ेगा। इन सब मायने में कंपनीज को ज़्यादा फ़ायदा दिखा और ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण लेबर फोर्स चीपली अवेलेबल था। इसीलिए तो एप्पल जैसी बड़ी कंपनी अमेरिका और सिलिकॉन वैली जैसे जगहों से उठकर चाइना चली गई। फिर चाइना पेटेंट घोटाले में भी तो एक्सपर्ट रहा है, तभी आप नॉक ऑफ चाइना मेड प्रोडक्ट इतनी आसानी से खरीद सकते हैं। अब चाहे वो एप्पल के फ़ोन्स की कॉपी हो या लैम्बोर्गिनी जैसे शानदार कार्स की कॉपी, और पेटेंट चोरी करना एक इंटरनेशनल जुर्म है। पर चाइना की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा चाइना में पेटेंट चोरी से ही आता है, जहां कई छोटे मोटे कारोबारी ऐसे नॉकऑफ्स बनाते हैं जो चाइना बाकी के देशों में बड़े धड़ल्ले से बेचता है। अब चाइना ने बहुत पहले अमेरिकन डॉलर के साथ अपने करेंसी युआन को पैक किया था। तब $1 बराबर 10 युआन था। इससे चाइना को एक्सपोर्ट में मदद मिली, पर जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ता गया युआन महंगा होता चला गया और चाइना का एक्सपोर्ट कम होता गया। इससे बचने के लिए चाइना अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता रहा, जो कुछ इस तरीके से किया गया था।
जब चाइना के युआन का डिमांड बढ़ता है तभी चाइना कुछ बेनामी कंपनियों के द्वारा मार्केट में युआन को फैला देता है और इस कारण से युआन फिर सस्ता हो जाता है। ये सेल कंपनीज चाइना इनडायरेक्टली ओन करती है, जो कि बड़ी मात्रा में बाकी और देशों को छोटे इंटरेस्ट पर लोन देती है और ग्लोबल मार्केट में युआन की डिमांड गिर जाती है। अगर ये तरीका काम नहीं करता तो चाइना इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का तरीका अपनाता है, जहां वो विदेश में इन्वेस्टमेंट कर युआन फैलाता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका और पाकिस्तान को दिया जाने वाला आर्थिक मदद है। और ये कोई थ्योरी नहीं, अमेरिका ने इस बात को कंफर्म किया है। बाकी चाइना सबको ये बोलता फिर रहा है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा। तो सरकार, जब आप कुछ गलत नहीं कर रहे तो इतनी जल्दी एक गरीब देश से इतने अमीर बन कैसे गए कि आपको अमीर बनाने वाला ही आपके उधार तले दबा है। जी हाँ, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बाकी के कई बड़े देश चाइना के उधार में डूबे हुए हैं। अब चाइना के द्वारा दिए गए उधार के बारे में बात करते हैं। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को एग्जाम्पल लीजिए। WTO ने श्रीलंका को लोन देने से मना कर दिया था, पर चाइना ने दिया। ये उनकी दरियादिली नहीं थी, वो अच्छे से जानते थे कि उस पोर्ट से रिटर्न नहीं आएगी और श्रीलंका उस लोन को वापस नहीं कर पाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। जब श्रीलंका उस लोन को वापस नहीं कर पा रहा था तब चाइना ने उस पोर्ट को 99 साल के लिए लीज पर ले लिया और वहां अपनी सैन्य सबमरीन को डॉक कर दिया। ऐसे कई एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। अब बात आती है मेरे थ्योरी की। तो मेरे हिसाब से कोरोना वायरस को स्प्रेड करने के बदनामी के कारण चाइना हर देश की नज़रों में और गिर गया है, जहां कई कंपनीज को अमेरिका ने ये धमकी भी दे दी कि अगर वो अपना प्लांट चाइना से नहीं हटाते तो उन पर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। इस डर से कंपनीज चाइना से बाहर निकलना चाह रही है और ये माना जा रहा है कि मेजॉरिटी कंपनी इंडिया आ सकती हैं और ये इंडिया की काया पलट कर सकती है, जो चाइना को मंजूर नहीं। पिछले कुछ दिनों में कई कंपनी वियतनाम की तरफ जाने लगी तो चाइना उनको परेशान करने लगा। पर जब उन्हें ऐसा लगा कि मेजॉरिटी कंपनी इंडिया आ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ेगी कि चाइना कभी उसका पीछा नहीं कर सकता, तो अब उनकी नज़र इंडिया पर है। कई लोग ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी में करप्शन बहुत होती है, पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में करप्शन किस लेवल पर होता होगा ये सोचिए, क्योंकि उन पर चेक रखने के लिए कोई अपोजिशन या इंडिपेंडेंट प्रेस भी तो नहीं है। उनके पास हमारे रवीश जी की तरह पत्रकार भी तो नहीं। अब चाइना की चाल समझिए। चाइना को कई कंपनियां छोड़ चुकी हैं और कई छोड़ने की तैयारी में हैं। उनको रोकने के लिए वो हर पैतरा अपनाएंगे। ये कि दूसरे देश में सरकार बदलती रहती है और पॉलिसी हर सरकार के साथ बदलती है। वहाँ लॉबी करना मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ की सरकार पर चेक रखने के लिए अपोजिशन है। अगर ये सब नहीं चला तो वो उस देश की सिक्योरिटी का वास्ता देंगे कि वो देश हमेशा जंग के हालत में है। और यही चाइना यहाँ करना चाह रहा है। वो चाहता है कि अगर वो किसी तरह इंडिया को इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स में बिजी रखे तो इंडिया इस आई अपॉर्चुनिटी को मिस कर देगा और सारी कंपनियां अगर चाइना को छोड़ती भी है तो पूरे एशिया में बिखर जाएगी और किसी भी देश को इस अपॉर्चुनिटी का फुल फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। और अगर वहीं इंडिया में कंपनीज आ भी जाती है तो चाइना पूरे टाइम इंडिया को परेशान करता रहेगा, चाहे वो बॉर्डर डिस्प्यूट्स के थ्रू करे या फिर पाकिस्तान को इंसर्जेंट्स भेजने में हेल्प कर इंडिया के सिक्योरिटी को थ्रेट करता रहेगा। चाइना चाहती है कि हमारे पड़ोसी देश और हमारे बीच रिलेशंस खराब हो जाएं ताकि हम पूरे टाइम डिस्प्यूट्स में लगे रहे और मोस्ट डिस्टर्ब नेशन के नाम से बदनाम होते रहे। उसका अच्छा एग्जाम्पल इंडिया और नेपाल के बीच हुए डिस्प्यूट्स हैं। नेपाल से डिस्प्यूट एक एरिया को लेकर हुआ और उन्होंने एक नया मैप जारी कर दिया, ये बताते हुए कि भारत का बनाया सड़क नेपाल में आता है। और अगर चाइना के एंगल को देखना है तो सिमिलैरिटीज़ देखिए। चाइना ऐसी हरकतें सालों भर करता रहता है और अब नेपाल भी। नेपाल वही देश है जिससे हमारा कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ और हम लोग बड़े शांति से रहते थे। इस प्रॉब्लम की बू तो तभी से आनी शुरू हो गई थी जब चाइना के सपोर्ट से नेपाल की गवर्नमेंट बनी। और ये देखने की बात है कि जब भी चाइना हमारे किसी पड़ोसी मुल्क से मिलता है या मदद करता है तब उस देश के साथ भारत के रिश्ते खराब होने लगते हैं। मेरे नज़रिए से
चाइना समझ रहा है कि हमारा देश बाकी देशों की तरह कोरोना के जंग से लड़ रहा है और उसी बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स राइज करने से भारत पूरी तरह अपने प्रॉब्लम्स में बिजी हो जाएगा और इस अपॉर्चुनिटी को गवा बैठेगा। उनका मानना है कि अगर कोरोना के वैक्सीन बनते बनते भी वो कंपनीज को निकलने से रोक सकते हैं तो उस समय वो कुछ ना कुछ कर उन कंपनीज को निकलने ही नहीं देंगे और हालात वापस से पहले जैसे हो जाएंगे। पर हम ये चांस मिस नहीं करना चाहेंगे और वहीं हम अपने बॉर्डर्स के डिस्प्यूट से भी नज़र नहीं हटा सकते। हमारे पुरखों ने इस ज़मीन के लिए अपनी जान कुर्बान की है और इस ज़मीन के 1 इंच के टुकड़े को भी हम किसी के साथ नहीं बांटेंगे। तो हमें बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ आई अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठाना पड़ेगा और कोशिश करनी होगी कि हम अपने पड़ोसियों को भी दोस्त बना के रखें ताकि सबकी तरक्की हो सके। बाकी जब किसी को अमीरी की आदत पड़ जाती है तब तुरंत आई गरीबी बहुत चुभती है और वो बहुत हाथ पैर मारता है कि वो और गरीब ना हो जाए। यही हालत आज चाइना की है। जब हर देश ने उनका साथ छोड़ दिया, मित्र देश बगावत पर उतर आए हैं, तब बेचारे करे भी तो क्या करे। अपना घर फूट ही चुका है तो किसी और का घर कैसे बसने दें। जी धन्यवाद।